चलिए अब इस टॉपिक का हम दूसरा वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में हम रिफाइनिंग के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो रिफाइनिंग के कितने मेथड्स होते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। चलिए अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, यहां हम एलिमेंट्स के डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। ये हम जनरली लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि जिंक, मर्क्यूरी। चलिए तो डिस्टिलेशन को अब एक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना इम्प्योर मेटल एक चेंबर में लिया है और इस चेंबर को हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसको हीट प्रोवाइड करते जाते हैं, इस चेंबर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो करते करते मेटल के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है। अब हमें पता है कि यहाँ पे मेटल और जो इम्प्योरिटी है उसके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से मेटल आपका सारा इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेट होके वो आगे कंडेंसर पे जाता है। तो जब वो कंडेंसर पे जाता है तो वहां पे वो कूल होता है और कूल होके वो फिर से लिक्विड स्टेट में आता है। इस तरीके से हम उसको एक अलग चेंबर में कलेक्ट करते हैं जहां पे हमें प्योर मेटल मिलता है। तो डिस्टिलेशन के इस प्रोसेस को हम दो स्टेप में ब्रेक कर सकते हैं। पहला स्टेप है इवेपोरेशन ऑफ इम्प्योर मेटल और दूसरा स्टेप है डिस्टिलेशन ऑफ प्योर मेटल। तो अब हम नेक्स्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग को देखते हैं, जिसका नाम है लिक्वेशन। अब जैसे डिस्टिलेशन में हम मेटल और इम्प्योरिटी की बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, वैसे ही लिक्वेशन में हम मेटल और इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसको भी हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास एक हार्ट है जो स्लोप पे है और वो हार्ट नीचे से हीट हो रहा है। हम ऊपर से इम्प्योर मेटल को डालते हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है स्लोपिंग हार्ट के ऊपर, क्योंकि ये हार्ट कंटिन्यूसली हीट अप हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होगा। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंचता है और जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंच जाता है तो मेटल आपका मेल्ट होने लगता है और मेटल मेल्ट होने की वजह से उसकी फ्लोइंग स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मेटल फ्लो होके आगे हमें एक प्योर मेटल के चेंबर में मिलता है और जो हमारी इम्प्योरिटीज है वो वहीं पीछे रह जाती है। ये मेथड हम जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेड और टिन। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस मेथड में हम मेटल को रिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यह मेथड आपका बेस्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रिंसिपल पे। आप सब लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी पढ़ा था। हमने वहां भी देखा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बहुत सारे कंपाउंड्स को ब्रेक कर रहे थे। वही सेम प्रिंसिपल हम यहां भी अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये आपका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला मेथड है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कॉपर की रिफाइनिंग की मदद से। तो मान लीजिए हमें एक इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करना है, तो हम उस इम्प्योर कॉपर को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेंगे। जैसे एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर है, उसी तरह कैथोड को हम प्योर कॉपर लेंगे और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। इस पूरे सेल को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम कैथोड से कनेक्ट करेंगे और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम एनोड से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। अब क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है,
इसका मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्योंकि कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो सोल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयंस है वो आपका कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो जब वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो कैथोड के पास जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है और ये कन्वर्ट होके प्योर कॉपर की स्ट्रिप के साथ अटैच हो जाता है। अब जैसे कि आपने देखा सोल्यूशन में से कॉपर 2+ आयन कम हो रहा है, इसका मतलब तो सोल्यूशन में अब सल्फेट आयन ज्यादा होने लगे एज कंपेयर टू कॉपर 2+ आयन। तो ये जो सोल्यूशन में अब जो सल्फेट आयन है वो आपका एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब वो जब एनोड के पास जाते हैं तो वहां पे सल्फेट अपने 2- को सेटिस्फाई करने के लिए एनोड से कॉपर 2+ ले लेता है। तो इस तरीके से इम्प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप है वहां से कॉपर 2+ धीरे धीरे सोल्यूशन में आता है और प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप है वहां पे धीरे धीरे कॉपर 2+ अटैच होते जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो आपका एनोड का स्ट्रिप है वो थिन होते जाता है और जो कैथोड का स्ट्रिप है वो वाइड होते जाता है। तो इस तरीके से कॉपर की रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। अब जो भी इम्प्योरिटीज थी एनोड पे वो आपका एनोड के नीचे एनोड मड में इकट्ठा हो जाती है। तो उस एनोड मड में कई बार हमारे बहुत ही प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एंटीमनी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो इम्प्योरिटीज है वो ज्यादा सोल्यूबल है मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल में। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास एक मेटल का रॉड है जो एक मोबाइल हीटर से कनेक्टेड है। मोबाइल हीटर का मतलब है कि ये हीटर आपका रॉड के अक्रॉस मूव कर सकता है। हीटर आपका रॉड के अक्रॉस मूव करते जाता है, वैसे वैसे उस जोन जिस जिस जगह से आपका जैसे जैसे आपका हीटर मूव करने लगता है वैसे ही उसी उन जगह पे आपका मेटल मेल्ट होने लगता है। तो जैसे जैसे मेटल मेल्ट होता है आपकी इम्प्योरिटी उसके अंदर जाने लगती है और जैसे ही ये हीटर उस जोन से आगे जाता है तो आपका पीछे वाला मेटल फिर से ठंडा होने लगता है और वो ठंडा होके फिर से क्रिस्टलाइज होने लगता है। तो ये प्रोसेस जब हम करते जाते हैं तो हमारा मेटल एक साइड आ जाता है और इम्प्योरिटी दूसरे साइड आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कई बार रिपीट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी इम्प्योरिटीज एक साइड कंसंट्रेट हो जाती है और मेटल दूसरे साइड में। तो उसके बाद हम उस इम्प्योरिटीज वाले पार्ट को वहां से निकाल देते हैं। ये प्रोसेस हम उन्हीं एलिमेंट्स के लिए करते हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। यहाँ पे हम ऐसे मेटल्स को प्योरीफाई करेंगे जिनके कंपाउंड्स इजीली वोलेटाइल है। ये भी एक 2 स्टेप प्रोसेस है जहां पे पहले स्टेप में इसके पहले स्टेप में हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं उसके एक वोलेटाइल कंपाउंड में और दूसरे स्टेप में हम इस वोलेटाइल कंपाउंड को कलेक्ट करके उसको डिकम्पोज कराते हैं ताकि हमें फिर से प्योर मेटल मिल सके। तो आइए डायग्राम की मदद से देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास जो इम्प्योर मेटल है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी वो एलिमेंट है या कंपाउंड है जिससे हम ए को रिएक्ट कराएंगे। ये बी को हम इस हिसाब से चूज करते हैं कि ताकि ए और बी जब कंपाउंड बनाए तो वो एक वोलेटाइल
कंपाउंड हो जो कि आसानी से डिकम्पोज हो सके। तो जब हम ए और बी को रिएक्ट कराते हैं तो हमें ए बी मिलता है, और ए बी क्योंकि इजीली वोलेटाइल है तो हम उसको वेपर फेज में लेके जाते हैं। इस वेपर को हम एक अलग चेंबर में कलेक्ट करते हैं और उस चेंबर में हम इस वोलेटाइल कंपाउंड को फिर से डिकम्पोज कराते हैं ताकि हमें मेटल मिल जाए। तो इस तरीके से हमारा मेटल प्योर होता है और इम्प्योरिटीज पिछले वाले चेंबर में रह जाती है। नेक्स्ट हम वेपर फेज रिफाइनिंग का एप्लीकेशन देखते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग के दो एप्लीकेशन है, निकल को प्योरीफाई करने में और जर्कोनियम को प्योरीफाई करने में। निकल को प्योरीफाई करने का जो प्रोसेस है उसको हम मॉन्ड्स प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें हम इम्प्योर निकल का पाउडर लेते हैं, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम 330 टू 350 केल्विन पे करते हैं। तो इससे हमें निकल कार्बोनिल मिलता है जो कि वोलेटाइल है। इस वोलेटाइल निकल कार्बोनिल को हम एक अलग चेंबर में इकट्ठा करते हैं और वहां पे हम इसको डिकम्पोज कराते हैं 450 से 470 केल्विन तक, जिससे हमें प्योर निकल मिलता है। और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमें फिर से मिला है वो रिसाइकल हो जाता है। देखते हैं इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती है। कि निकल 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है और निकल कार्बोनिल हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है, और ये निकल कार्बोनिल आपका डिकम्पोज होके फिर से निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स देता है। नेक्स्ट हम जर्कोनियम का एक्सट्रैक्शन देखते हैं जो कि हम वेन आर्कल मेथड से करते हैं। जर्कोनियम को हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इससे हमें जर्कोनियम आयोडाइड मिलता है जो कि वेपर स्टेट में होता है। इस वेपर को फिर से हम अलग एक चेंबर में कलेक्ट करके 1800 केल्विन तक हीट करते हैं, जिससे हमें प्योर जर्कोनियम मिल जाता है और आयोडीन की गैस मिल जाती है। हमारा लास्ट रिफाइनिंग मेथड है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, और ये बेस्ड है मेटल और इम्प्योरिटी के डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप की क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहां पे हम सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफिक पढ़ेंगे। इसके स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले स्टेप में हम एड्सॉर्बेंट जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम पैक करते हैं एक ग्लास के कॉलम में। फिर हम ऊपर से इम्प्योर मेटल को पोर करते हैं। इसके बाद में जो ये मिक्सचर है ये इस कॉलम में एड्सॉर्ब होने लगता है। तो जो वीकली एड्सॉर्ब्ड इम्प्योरिटी है, मतलब कि जो इम्प्योरिटी वीकली एड्सॉर्ब होती है वो पहले सेपरेट आउट हो जाती है, और जो प्योर मेटल है वो बाद में सेपरेट आउट होता है। तो इस तरीके से हमें इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल में सेपरेटली मिल जाते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी रिफाइनिंग के मेथड्स पढ़े हैं उनको यहाँ पे समराइज किया गया है।